नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के थ्योरेटिकल सेक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं, इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सारी थ्योरी मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख के प्रेजेंट कर दी है, हेडिंग भी लगी हुई है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये आप पॉज करके बाद में पढ़ सकते हैं, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ आपको, आप उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये माना जाता है और ये चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम में आएगी कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए बीच में से एक ऐसी स्टेट से गुजरना पड़ता है जिस स्टेट का नाम हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो बीच में एक ऐसी स्टेट से पास होते हैं जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है? देखिए, ट्रांजिशन स्टेट के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर पुराने बॉन्ड्स जो रिएक्टेंट्स में हैं वो टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स जो प्रोडक्ट्स में परमानेंटली हैं वो बन रहे होते हैं। यानी ट्रांजिशन फेस मतलब वो फेज जिसके अंदर पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम डे टू डे लाइफ से लें तो आप ऐसा ले सकते हैं कि कहीं पे किसी जगह पर एक ब्रिज सैंक्शन हुआ है, अभी वहाँ ब्रिज नहीं है, वहाँ पे लोग जा रहे कर रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऑब्स्टिकल्स है, ट्रैफिक वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। ये मान लीजिए रिएक्टेंट की स्टेट है। अब ब्रिज बनना शुरू हुआ, जब ब्रिज बनना शुरू हुआ तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुरानी चीज़ें हटाई जा रही होगी, नई चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, लोगों में सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट यहीं रहने वाला है, ट्रैफिक जैम भी हो सकता है, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ। ये ट्रांजिशन फेज़ है, यानी यहाँ पुरानी चीज़ें हट रही है और नई चीज़ों का बनने की तैयारी हो रही है। लेकिन जब वो ब्रिज या वो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा तो वो स्टेट पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टेबल स्टेट आएगी जिसको हम प्रोडक्ट मान सकते हैं। यानी इन शॉर्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाने के लिए आपको एक ऐसी अवस्था से गुजरना होता है जहां पे सबसे ज़्यादा क्योस होता है, लेकिन उससे गुजरकर ही आप एक स्टेबल स्टेट की तरफ जा सकते हैं। डन? तो उसी स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट होती है? द ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईली एनर्जेटिक स्टेट वेयर द प्रोसेस ऑफ ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड साइमल्टेनियसली न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। डन? ये बात यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। इस बात को अगर हम समझ लें, मैं अभी और जब एग्जांपल्स आपको लूंगा तो उससे मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। इस बात को हम सीधा इस ग्राफ में लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप्स में पूरी होती है। आपके सामने नजर भी आ रही होगी, ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जो 2 ग्राफ्स है इनमें से एक ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है और एक ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। कौन सा एक्सो के लिए, कौन सा एंडो के लिए, बहुत ईजी होता है। पहले लर्न करना चाहें तो ध्यान रख लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से अगर कम साइड पर है, नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और अगर ये ऊपर रुक जाए रिएक्टेंट से तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत आसान सा है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम हो गई। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है, मतलब वो एनर्जी बाहर निकाल दी गई, तभी तो कम हुई। और जब एनर्जी बाहर निकाल दी जाती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे देखा जाए तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है प्रोडक्ट्स की एनर्जी उनसे ज़्यादा है। यानी जितनी एनर्जी आपने रिएक्टेंट से शुरुआत की थी, प्रोडक्ट जब बने तो उनके पास उससे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एनर्जी अपने अंदर ली है। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। पॉइंट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा? रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए एक ऐसी स्टेट से गुजरना पड़ता है जहां पे पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। वही स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। इस बात को मैं पहले यहां बहुत ईजी ग्राफ से बता देता हूं, फिर हम उसको अंदर भी डिस्कस करेंगे। ये लीजिए, यहां पे ये वही सारी चीजें वही है। पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन प्रोग्रेस, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये जो आपकी स्टेट आपको यहां नजर आ रही है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। और यहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे वाले ग्राफ में और कंसेप्ट्स में क्लैरिटी मिलेगी, पर अच्छे से समझिएगा। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए एक ऐसी स्टेट से गुजरना पड़ता है जो स्टेट ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, जहां पे पुराने बॉन्ड्स टूटकर नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। वो हाईली अनस्टेबल होती है। हाईली अनस्टेबल ग्राफ से भी प्रेजेंट हो रहा है कि उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, यानी हाईली अनस्टेबल स्टेट है। यही स्टेट ट्रांजिशन स्टेट है। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए यहां तक होते हुए जाना पड़ेगा, और उस स्टेट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट्स को, वही एनर्जी कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ध्यान रखिए, तो रिएक्टेंट्स को जितनी एनर्जी मिल जाए कि वो ट्रांजिशन स्टेट बना लें, तो वही एनर्जी कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो रिएक्टेंट्स क्लियर, प्रोडक्ट्स क्लियर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्लियर, और एक्टिवेशन एनर्जी देकर जो स्टेट आपने अचीव की है वो स्टेट ही कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम इसको और 2 स्टेप रिएक्शन में और अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। ओवरऑल ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और ये आगे जा रहे हैं। देखिए, रिएक्टेंट्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन स्टेट अचीव करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ट्रांजिशन स्टेट आ गई। दूसरा स्टेप लिया, इसने एक डिप लिया और फिर आगे चले गए।
अब इस डिप पे जो चीज़ बनती है ना उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। देखिए इंटरमीडिएट ओवरऑल तो अनस्टेबल है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इंटरमीडिएट हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम आइसोलेट कर सकते हो, सिस्टम से बाहर निकाल सकते हो, यानी उनका इतना स्टेबिलिटी है, उनका इतना एग्जिस्टेंस है कि हम उनको कई सारी टेक्निक्स यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट ओवरऑल अनस्टेबल है, बट वो इतने स्टेबल होते हैं कि उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। ट्रांजिशन स्टेट सेपरेबल नहीं है, इसीलिए इंटरमीडिएट देखिए थोड़ा नीचे की तरफ बनाया जाता है। इंटरमीडिएट बना, फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई। अब सेकंड स्टेज के लिए अगर आपसे कोई बोले एक्टिवेशन एनर्जी बताइए सेकंड स्टेप के लिए, तो सेकंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी केवल इतनी सी होगी, यहाँ से यहाँ तक ही तो चढ़ना है, और वहाँ तक जब आप पहुँच गए तो उसके बाद प्रोडक्ट आपके पास आ गया, डन। तो ये दो स्टेप की रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का कंसेप्ट समझ लीजिए। इंटरमीडिएट अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं, राइट, तो वो इंटरमीडिएट है, राइट। अगर ऐसे इंटरमीडिएट्स जिन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, उन्हीं इंटरमीडिएट्स को कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें सेपरेट, वो इंटरमीडिएट्स जिन्हें स्टेबल कंपैरेटिवली बहुत कम है, जिन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते, उन्हें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर मैक्सिमम एनर्जी पर हो, यानी सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो, तो जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वही स्टेट बन जाती है ट्रांजिशन स्टेट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है आप समझिए। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है? हाँ जी है। क्या हर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट है? नो, पर हर ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगी। क्यों? क्योंकि इस जगह पे इंटरमीडिएट है और इसके बाद जो भी स्टेट होती है बीच में वो सब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, क्योंकि उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, वो हाईली अनस्टेबल है। लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम इंस्टेबिलिटी में जब पहुंच जाते हैं तो उसी जगह उनको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो इस जगह ये ट्रांजिशन स्टेट है, हाँ जी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी है, हाँ जी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन सा है? जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। और इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में बहुत सारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और बीच में सारे मॉडरेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ आपके सामने तैयार हो गया। अब आप ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है, इनका जो गैप होता है, यानी इस एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों का जो गैप होता है वही डेल्टा एच होता है। अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, राइट। इन दोनों का गैप ही क्या होता है? डेल्टा एच। अब आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो ध्यान रहे, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी 2, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, इन दोनों की एनर्जी का गैप डेल्टा एच। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बोली जाए, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वाली। बैकवर्ड के लिए बोला जाए तो क्या बोलोगे? तो बैकवर्ड के लिए जो पहला स्टेप आएगा वो यहां से लेकर यहां तक, यानी इसको बैरियर को कैच करना है। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये वाला बैरियर एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, राइट। उसके बाद आप जब यहां से यहां चढ़ोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए यहां से यहां जाना है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। बैकवर्ड के लिए बोल रहा हूं, यहां से यहां तक पहुंचना है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यहां से स्टार्ट किया तो यहां पहुंचना है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 1 हो गई। फिर यहां से यहां पहुंचना तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 हो गई, ये बैकवर्ड के लिए हो गई। रिएक्टेंट के लिए देखना है तो यहां से यहां पहुंचना है तो ये फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, और यहां से यहां पहुंचना है तो ये सेकंड हो गई। आगे वाले ग्राफ में अच्छे से समझाता हूं। चलिए आगे वाले ग्राफ को डिस्कस करते हैं। पहले यहां पे देख लीजिए, सेम ग्राफ यहाँ पे है, बस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बस ये ऊपर आ गया है, लेकिन जो गैप है वो तो डेल्टा एच ही रहेगा, उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, राइट। तो गैप इज डेल्टा एच, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया होगा। ये तो एक जनरल बात लिखी हुई है, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 2000 किलोजूल पर मोल। ये तो एक फैक्ट है जो आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आइए, जितनी बात मैंने अभी आपको बोली है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो पॉज कर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांजिशन स्टेट, राइट। और उससे पहले ये वाली बात है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाने के लिए बीच में पहुंचे एक स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि हाईली अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो ये रिएक्टेंट्स है, राइट। यहाँ पे देखिए, यानी कि CH3Br के ऊपर I का अटैक हो रहा है, राइट। समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जब I अटैक करेगा तो Br को हटना होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहाँ Br छूटकर जाने की तैयारी में आ गया, बॉन्ड वीक हो रहे हैं, और I CH3 से जुड़ने की तैयारी में हो रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो रहे हैं। तो पुराने बॉन्ड टूटने की तैयारी में, नए बॉन्ड बनने की तैयारी में, यही स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली Br छूटकर चला गया और I से आकर जुड़ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, ये रिएक्टेंट आ गया, ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई, डन। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को। आइए देखिए आपके सामने एक ग्राफ बना रखा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, यहां पे कौन है? रिएक्टेंट्स। यहां पे देखिए, हम कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, नीचे वाले को ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कौन है? ये आपका
रिएक्टेंट है, ये कौन है, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट है, डन। ये कौन है आपका, ये आपका प्रोडक्ट है। ये क्या हो गई, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड हो गई। ये बात तो आपको प्रीवियस से समझ में आ गई होगी, प्रीवियस जो मैंने अभी समझाया आपको, ये लाइन यहाँ है और ये लाइन यहाँ है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि नीचे की तरफ जा रही है। तो जो ग्राफ है ये कौन सी रिएक्शन के लिए हो गया, तो ये ग्राफ हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, राइट। नाउ इसमें अब हम और क्या क्या नई चीज़ें डाल सकते हैं। देखिए नई चीज़ अगर मैं मिलाऊं तो अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, इंटरमीडिएट को हम यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, या थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप समझ तो गए हैं, राइट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, इस लाइन को आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, ये ऐसे, ठीक है ना। इधर से इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए, राइट। तो इन दोनों का जो गैप है वो भी आपको पता है, वो गैप क्या कहलाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये बात क्लियर हो गई ना। दूसरी बात लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो EA1 एक्टिवेशन एनर्जी 1 फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि हम अभी आगे चलने की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की बात ही नहीं कर रहे, बैकवर्ड की बात बाद में करेंगे, आगे चलने की बात हो रही है। सिमिलरली आप इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और यहाँ से यहाँ तक गैप की बात करें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी 2 हो गई, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ से आने के बाद यहाँ से आगे जाएगा, डन। तो डेल्टा एच आपके सामने आ गया, E1 आ गया, E2 आ गया, वैल्यूज आ गई है, 70 आ गया, 85 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना। अब मैं आपसे सीधी सी बात पूछूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप है वो बताइए, यानी इसकी वैल्यू बताइए। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 है, तो EA1 आप समझ गए, 70 माइनस 20 कम्स आउट टू बी 50 kJ। पहला वाला पॉइंट क्लियर, समझ गए क्यों, 20 पे तो आई है, 70 पे पहुंचाना है तो 50 तो देनी पड़ेगी। अब आपसे पूछा जाएगा इसकी वैल्यू बताइए EA2 की। अब आप सोचे ज़रा, यहाँ पे आप 45 पे स्टैंड कर रहे हैं, पहुँचाना 85 तक है, 45 तो ऑलरेडी आपके पास 85 पहुँचाना है, तो 85 माइनस 45 कम्स आउट टू बी 40, 55, 65, 75, 80, 40 किलो जूल्स। ये आपका दूसरा केस खत्म। तीसरा केस लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी की। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। EA ओवरऑल, आपसे ओवरऑल कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए EA पूछा जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब EA फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ओवरऑल बताना, एक वैल्यू देनी है। अब आप ये दोगे कि ये दोगे, आप तो फंस गए। ऐसे केस में जहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट होते हैं वो, और जो हाईएस्ट पीक होता है वहाँ तक की जो एनर्जी का गैप होता है वो ही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। मैं समझाता हूँ कैसे। रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और हाईएस्ट पीक यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा ना, एनर्जी का जो गैप होगा, बस वो आपको उठाना है। यानी इन शॉर्ट यहाँ से यहाँ आ जाइए, राइट। तो यहाँ से यहाँ अगर आप आ जाएंगे, मैं इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, तो कुल मिलाकर ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये हाईएस्ट पीक है। ये वाली जो एनर्जी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गैप जो होगा यही एक्टिवेशन एनर्जी होगी ओवरऑल। अब निकाले कैसे भाई, अब यहाँ से यहाँ तक कैसे निकाला जाए, देखिए गौर से देखेंगे आप इस बात को देखें तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एच है, ये हाइट आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है। अब इस हाइट को अगर आप यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहते हैं तो ये वाली एनर्जी जो कि कितनी थी 40, और साथ में ये वाली एनर्जी आपको जोड़नी पड़ेगी। अब ये वाली एनर्जी कैसे जोड़ें, ये वाली एनर्जी आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 45 है, लेकिन यहाँ तक गैप 20 है, तो 45 माइनस 20 कर दूँ तो ये गैप आ जाएगा। और 45 माइनस अगर आप 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20 दैट कम्स आउट टू बी 25, एंड 25 और EA2 तो आपके पास है ही है, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 40 प्लस 25 कम्स आउट टू बी 65 किलो जूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको बात, अब आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इस तरीके से निकाला, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन बात को अच्छे से समझें कि जो रिएक्टेंट का पोजीशन होता है वो, और जो हाईएस्ट पीक होती है वो, बस वो वाली एनर्जी निकालनी है। अब हाईएस्ट पीक यहाँ तक आ गई तो ये वाला गैप तो आपको पता ही है, अभी अभी आपने निकाला 40, बस आपको ये वाला गैप ही तो लेकर आना है। और ये वाले गैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 20 है, तो गैप निकाल लोगे तो कितना 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 45 एंड 20 25, तो कम्स आउट टू बी 65। तो कोई आपसे बोले ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बताइए तो 65, फॉरवर्ड का बताइए तो 70 और पीछे वाले का बताइए तो 85। क्लियर ना। आगे बात करते हैं डेल्टा एच की वैल्यू बताइए। देखिए डेल्टा एच की वैल्यू बताने के लिए दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा। तो 10 माइनस
20 कम्स आउट टू बी -10 किलो जूल्स। और माइनस आप अच्छे से जानते होंगे, आपने पढ़ रखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि जब भी माइनस लगता है डेल्टा एच के आगे तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, और वो बात यहाँ से जस्टिफाई भी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं गैप निकालूंगा तो डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो -10 kJ आएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड निकल गया, दोनों केसेस में सारी चीज़ हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ओवरऑल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो EA, ठीक है, ओवरऑल फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मान लीजिए अब क्या करें भाई, सीधी सी चीज़ है, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है, ये। अब प्रोडक्ट की पोजीशन अगर ये है तो यहाँ से हाईएस्ट पीक कहाँ नजर आ रहा है, ये वाला कि ये वाला, तो साफ नजर आ रहा है ये वाला ही पीक है जो कि हाईएस्ट है। अब ये वाला पीक अगर हाईएस्ट है तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी आपको निकालनी है। अब आप गौर से देखिए जरा कि ये जो 85 लिखा है, राइट, ये यहाँ पे 85 लिखा हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट लाने के लिए बॉटम से लिखा होता है 85, कहीं और से नहीं लिखा होता, 85 पूरा बॉटम से है। अब पॉइंट ये उठता है कि बैकवर्ड के लिए कैसे निकाला जाए। तो आप गौर से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एनर्जी लेनी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास आ चुकी है, ये वाली वैल्यू भी वैसे देखा जाए तो आपके पास है और ये वाली वैल्यू भी आपके पास है, यानी कुल मिलाकर मुझे यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी चाहिए। अभी ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो बॉटम से अगर मैं ऊपर लूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, यहाँ से यहाँ तक 85 है। तो शायद आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी तो चाहिए, तो 85 और 10 यहाँ पे है ही है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितनी लगेगी, 75। तो 85 माइनस 10 कम्स आउट टू बी 75 किलो जूल, यानी 75 किलो जूल ये ओवरऑल होगा बैकवर्ड के लिए। कैसे देखा आपने प्रोडक्ट से सीधा हाईएस्ट पीक के बीच का गैप निकाला, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप निकाली, यहाँ तक 10 है, यहाँ तक बॉटम से 85 है, तो 85 माइनस 10 करेंगे 75, क्लियर। और नहीं तो आप इन सब टुकड़ों को जोड़ते जाइए, पहले इस टुकड़े को जोड़िए, इसकी वैल्यू 40 है, फिर इस टुकड़े की एनर्जी निकालिए, इस टुकड़े की एनर्जी निकालने के लिए 40 ये रहा, 45 ये रहा, तो इस टुकड़े की एनर्जी हमने शायद थोड़ी देर पहले निकाली हुई थी, 25 आई थी, तो 40 प्लस 25। अब यहाँ से यहाँ तक के टुकड़े की एनर्जी निकालिए तो प्लस 10, तो 40, 50, 60, 70, 75, आंसर इज 75 किलो जूल्स। कैसे भी कर लीजिए, वो तो एनर्जी कंजर्व्ड होती है, आंसर बिल्कुल अपनी सही जगह पर लैंड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको अच्छे से आप समझिएगा। डाउट्स वगैरह आए तो आप मैसेज में मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।